इफ देर इज वन SUV अंडर ₹30 लाख जो कि रोड प्रेजेंस भी आपको ऑफर करे, साथ में कंफर्टेबल हो, क्वालिटी भी साथ में ऑफर करे और केपेबल भी हो, देन इट हैज टू बी दिस, द जीप कंपास। ये है इसका 80th एनिवर्सरी एडिशन, जिसमें कि आपको इसका मिड लाइफ अपडेट भी देखने को मिलेगा। मतलब 80th एनिवर्सरी एडिशन के लिए स्पेशल वेरिएंट निकाला गया है, साथ में गाड़ी को ओवरऑल अपडेट भी किया गया है। तो क्या कुछ अपडेट आपको 2021 जीप कंपास में मिलेंगे, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। खमागणी दिव्यों से चुनो, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो, और पेश खिदमत है 2021 जीप कंपास फेसलिफ्ट का डिटेल रिव्यू। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स टू जीप मुंद्रा कोटा, जिन्होंने हमें कंपास 2021 चलाने का मौका दिया। अगर आप राजस्थान से हैं और जीप के व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं तो आप जीप मुंद्रा से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी कांटेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। नाउ कमिंग बैक टू द व्हीकल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपास हमेशा से एक वेल प्रोपोर्शन्ड और बढ़िया रोड प्रेजेंस वाली SUV रही है, और 2021 मिड लाइफ अपडेट इसे और बेहतर ही बनाता है। फ्रंट आपको कंप्लीटली नया नजर आएगा। इसे मिलती है अब एक अपडेटेड ग्रिल, जिसमें जीप के सिग्नेचर 7 स्लैट्स को ग्लॉसी ग्रे शेड में रखा गया है, जो कि पहले क्रोम में मिलता था। इनफैक्ट जीप ने ऑलमोस्ट नो क्रोम लुक अपनाया है। ब्रांड के लोगों को भी डार्क ग्रे पैटर्न में रखा गया है इंस्टेड ऑफ क्रोम। फ्रंट लोअर पोर्शन भी कंप्लीटली नया है, थैंक्स टू द रिवाइज्ड एयर डैम एंड फॉग लैम्प हाउसिंग। इन माय बुक्स इट लुक्स वे बेटर देन बिफोर। साइड से और रियर से आपको कोई मेजर बदलाव नजर नहीं आएंगे, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स एलॉय व्हील्स का डार्क शेड। बाय द वे, ये इसका 80th एनिवर्सरी लिमिटेड एडिशन है, जो कि टॉप S वेरिएंट से जस्ट नीचे पोजीशन किया गया है। और लुक्स के मामले में सिर्फ एक फर्क आपको दोनों में नजर आएगा। जहां टॉप एंड वेरिएंट में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, उसके नीचे सभी वेरिएंट्स में आपको LED रिफ्लेक्टर्स नजर आएंगे। और डायमेंशंस के तौर पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो जहां आपको जीप कंपास 2021 के एक्सटीरियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, हालांकि वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि पहले से ही रोड प्रेजेंस गाड़ी की बहुत अच्छी थी, तो उसमें हल्के फुल्के चेंजेस करके वो थोड़ी बेहतर ही हुई है। जो मेजर चेंजेस जिसमें ज़रूरत थी और जो हुए भी हैं, वो है कैबिन में। आई थिंक जीप ने अपने कस्टमर्स को सुना है, क्योंकि इंटीरियर इसका मेरे हिसाब से एक वीक पॉइंट रहा है। वीक पॉइंट इसलिए कि हाँ ठीक है, रगड लगता था, काफ़ी बेसिक लगता था, सॉफ्ट टच मटेरियल वहाँ पे भी थे, बट अप मार्केट नहीं लगता था कि आप उतने पैसे पे कर रहे हो तो आपको वो प्रीमियमनेस भी चाहिए। वो अब आपको इसमें मिलने लगी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि कंप्लीटली नया डैशबोर्ड आपको मिलता है, जिसमें मल्टीपल लेयर्स आपको नज़र आएंगी। ये अपर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है, लेदरेट फिनिश यहाँ पे दिया गया है। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ग्रे से कलर में, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। तो मल्टीपल ग्रे प्लस ब्लैक शेड्स के साथ में प्ले अराउंड करने की कोशिश की है, जो कि इसे एक अच्छा सा लुक दे रहा है। इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही स्पोर्टी नज़र आ रहा है। इसका जो डुअल टोन शेड्स आती है वो मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे ब्राउन आता है, लैदरेट ब्राउन आता है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो वो हो सकता है कई लोगों को पसंद है, बट मेरी पसंद के हिसाब से मुझे ऑल ब्लैक ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो टॉप एंड ट्रिम में अगर आप जा रहे हैं तो आप ऑल ब्लैक ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, डैशबोर्ड कंप्लीटली रीडिज़ाइन किया गया, और रीडिज़ाइन होने से एक और चीज़ हुई है कि नया टच स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये 10.1 इंच का टच स्क्रीन है, बहुत ही फ्लूइड है, बहुत अच्छे से ये काम करता है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो तो सपोर्ट करता ही है। अब यू कनेक्ट भी इसमें मिल गया है आपको, जो कि आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स भी ऑफर करता है। आप देखोगे यहाँ से आप AC भी मैनेज कर सकते हो, कहाँ पे कैसे रखना है। हालांकि मेरे हिसाब से अभी भी बटन से उसे मैनेज करना ज़्यादा आसान है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिए ही गए हैं। यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल पहले भी आता था, वो सेम आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। जो नॉब्स हैं, जो बटन्स हैं, उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर हुई है, बहुत अच्छा टेक्टाइल फीडबैक भी हुआ है, क्वालिटी भी बेहतर हुई है, साथ में डिज़ाइन भी जो है वो चेंज की गई है। तो ओवरऑल डिज़ाइन के तौर पे प्लस क्वालिटी के तौर पर एक बड़ा बम्प अप आपको यहाँ पे देखने को नज़र आएगा। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको
एक USB पोर्ट दिया गया, साथ में टाइप सी भी दिया गया। आई थिंक दैट्स अ थॉटफुल टच, क्योंकि अब ज़्यादातर जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें टाइप सी वाली ही पोर्ट्स आने लगी हैं, जो केबल आती है टाइप सी वाली आती है। एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक स्क्रीन ऑफ का बटन आपको दिया गया है, इसे आप दबा देते हैं तो स्क्रीन आपकी ऑफ हो जाती है। ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है जब आप रात में गाड़ी चला रहे होते हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन इसका कई बार आपके विंड स्क्रीन पे पड़ता है। अब ये एक एज अ सेफ्टी फीचर में से मानूंगा जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इंटीरियर में ऑफकोर्स काफ़ी प्रीमियमनेस आपको देखने को मिल रही है, बट मेरी फेवरेट चीज़ है ये स्टीयरिंग व्हील। इट्स रियली गुड टू होल्ड, लेदर से इसे रैप किया गया है, बहुत अच्छे से आपके हाथ यहाँ पे टिक जाते हैं, जो कि दिखाता है कि बहुत अच्छे से वेल रिसर्च्ड ये प्रोडक्ट है। स्टिचिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि अगेन बहुत अच्छी क्वालिटी की नज़र आ रही है। बाकी स्टीयरिंग व्हील को आप अपने रीच वाइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो दिया ही गया है। ये जो व्हीकल है ये इसका 80th एनिवर्सरी एडिशन है, जो कि टॉप एंड से नीचे वाला है, मतलब सेकंड टॉप आप इसे बोल सकते हैं, ऊपर से जस्ट नीचे वाला वेरिएंट है। इसमें और उस वाले वेरिएंट में भी कुछ फीचर्स में चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आपको इस वाले व्हीकल में 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से इस व्हीकल में स्टैंडर्ड होना चाहिए था, या फिर लिमिटेड वेरिएंट से तो होना ही चाहिए था, क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी आपको ऑफर करते हैं, तो 360 डिग्री कैमरा उसमें बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है, बहुत काम आ जाता है, तो वो मिलना चाहिए था। उसके अलावा वायरलेस चार्जिंग आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलता है, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा फीचर है मेरे हिसाब से। अगैन वो एंट्री लेवल वेरिएंट से ही ऑफर कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी गाड़ियों की बात करोगे, जो 10 लाख से कम की गाड़ियाँ, उनमें भी वायरलेस चार्जिंग आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल Hyundai लगभग सभी गाड़ियों में ऑफर करता है। यहाँ पे वो चीज़ रिजर्व रखी गई है टॉप एंड वेरिएंट के लिए। फिर वेंटिलेटर सीट्स जो हैं वो सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलती है। मुझे लगता है कि वो भी इस वाले ट्रिम में तो एटलीस्ट 80th एनिवर्सरी एडिशन में दिया जा सकता था, बट अगेन मिस किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको पार्ट एनालॉग और पार्ट डिजिटल मिलता है, मतलब MID की जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी वो आपको मिलती है डिजिटल में। अगर आप इसका S-Trim लेते हैं तो ये फुली डिजिटल मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है मेरे हिसाब से। वो भी एक ऐसा फीचर है जो कि शायद इसमें दिया जा सकता था। और जो फ्रंट पैसेंजर है, मतलब ड्राइवर साइड, तो आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्ट करने के ऑप्शन मिलते हैं, 6 वे एडजस्टेबल है। आपको फ्रंट पैसेंजर में भी अब इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। अगेन टॉप एंड वेरिएंट में ही वो मिलेगा, S-Trim में ही वो मिलेगा। बाकी कुछ एक पीछे भी चेंजेस किए गए हैं, उनके बारे में बात करने से पहले आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आते हैं, दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जो कि हम इंडियंस का एक फेवरेट फीचर हो गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, दिया गया है। तो जहाँ फ्रंट सीट्स में कंफर्ट वाइज कोई चेंज नहीं किया गया है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट जो एक ऑप्शन होता है वो कंफर्ट को इंप्रूव करता है, बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो वो चेंज नहीं किया गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत वो भी चेंज किया गया है, मतलब थाई सपोर्ट वगैरह सब सेम रहती है। अगर आप देखोगे तो थाई सपोर्ट बिल्कुल सिमिलर है, बहुत अच्छा थाई सपोर्ट एक्चुअली ऑफर करते हैं, क्योंकि देखोगे आप ये उठता हुआ आ रहा है यहाँ से, तो ये थाई सपोर्ट इंक्रीज़ कर रहा है, हल्की सी सीट उठी हुई भी है, जो कि बहुत अच्छा ऑफर करता है। बीच में अगर कोई बच्चा बैठ रहा है तो क्योंकि ये थोड़ी सी स्कूप्ड इन है, इसका मतलब थोड़ा बेटर लेग रूम मिल रहा है। बड़े को भी ऑफकोर्स थोड़ा बेटर लेग रूम मिलेगा, इंस्टेड अगर इसको पूरा का पूरा स्ट्रेट कर दिया जाता। सो आई थिंक दैट्स अ थॉटफुल टच। एक काफ़ी स्मार्ट चीज़ की गई है कि ये जो आप बैकरेस्ट देख रहे हो, इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ उठाया है, मतलब ये स्कूप्ड इन टाइप हो गया, जिससे कि पीछे आपका बैक जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से रेस्ट करेगा, और ये थोड़ी बेहतर रिक्लाइन भी हो गई है। पहले कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रेट होती थी, अभी हल्की से रिक्लाइन हो गई है, तो ओवरऑल लॉन्गर जर्नीज़ के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल हुई है। सो आई थिंक दैट्स अ थॉटफुल टच, क्योंकि अब इसे ये एक कंप्लीट फैमिली कार के तौर पे भी बनाता है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि ये गंदगी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पियानो ब्लैक फिनिश, जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी, बट साफ़ करना भी आसान होता है इसे। यहाँ पे आपको रेयर इवेंट्स ऑफकोर्स दिए गए हैं, डुअल जोन क्लाइंबिंग कंट्रोल है, बट पीछे वाले भी अपना ब्लोअर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको एक डायल दिया गया है। ऑफकोर्स USB पोर्ट एक दी गई है, साथ में नीचे अगर आप देखोगे तो 12V पावर सॉकेट भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो पीछे वालों का भी ठीक ठाक ध्यान यहाँ पे रखा गया है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। All right, now it's time to talk about the most महत्वपूर्ण bit, and that is the performance. But एक्चुअली इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, इट इज़ स्टिल द सेम आपको इंजन ऑप्शन जो पहले मिलते थे वो सेम इंजन ऑप्शंस आपको अभी भी मिलते हैं, मतलब वही 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, अगैन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ में, और वही आपको मल्टीजेट का डीजल इंजन मिलता है।
जो कि टेक्निकली जो हायर सेगमेंट की डीजल कार्स हैं उनकी लाइफ लाइन है। मतलब मल्टीजेट हैज़ ऑलवेज बीन दैट। पहले 1.3 लीटर इतनी सारी गाड़ियों को में आता था कि वो पूरे के पूरी गाड़ियाँ उनके बिना चल नहीं पाती थी, इंक्लूडिंग मारुतिज एंड टाटाज एंड एवरीबडी। नाउ दिस 2 लीटर इंजन ये लाइफलाइन बन गया है थोड़ी हायर सेगमेंट की कार्स का। अगर आप थोड़ी केपेबल एसयूवीज़ या मिड साइज एसयूवीज़ की बात करोगे, आपको हैरियर में ये मिलता है, आपको MG हेक्टर में ये मिलता है, और कंपस में तो ऑफकोर्स ये मिलता है। अब कंपस के साथ में ये इंजन जो है वो एक 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ में आता है और एक 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है जो कि मैं अभी चला रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इंजन में कोई चेंज नहीं है, मतलब पावर आउटपुट फिगर्स में भी कोई चेंज नहीं है। 170 PS अभी भी ये पावर निकालता है, 350 न्यूटन मीटर ये पीक टॉर्क निकालता है। अब इन टर्म्स ऑफ पावर आपको लगेगा नहीं कि ये काफ़ी कमी है। अब सीधे तौर पे अगर आप बात करोगे तो लगभग इसके सेगमेंट में जितनी गाड़ियां हैं ऑलमोस्ट डिसेंट उतनी पावर ये आपको निकाल के देता है। अंडर पावर तो डेफिनेटली नहीं लगता है आपको। हाँ, ये जो मल्टीजेट की एक निशानी है कि ये लगभग 1800-2000 आरपीएम के नीचे इट्स नॉट एज पावरफुल एज से 2000 आरपीएम के बाद में, क्योंकि इसका जो टर्बो चार्जर बेसिकली हम काम करना शुरू करता है वो 1800 आरपीएम के बाद में आपको फील होता है। अब जैसे 1800 आरपीएम क्रॉस करना शुरू करोगे देन यू हैव इनफ पावर, मतलब स्ट्रॉन्ग मिड रेंज जो है वो आपको इस व्हीकल में मिल जाती है। अभी हम हाईवे पे चला रहे हैं इस व्हीकल को, और हाईवे पे मुझे कहीं पे इंजन की पावर की कमी डेफिनेटली नहीं लग रही है। आपको किसी टाइम पे ओवरटेक भी करना हो, so you tap it and it has the power. It's that good. मतलब मिड रेंज जैसे कि मैंने कहा एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको नेसेसरली गियर डाउन करना पड़ेगा जब आप ओवरटेक कर रहे हो हाईवेज पे। हाँ, अगर आप शहर में चला रहे हो और जैसे कि मैंने कहा 2000 आरपीएम के नीचे उतनी कुछ खास पावर नहीं रहती है, तो फिर आपको गियर चेंजेस जो हैं वो करने पड़ते हैं। वहाँ पे इनका जो 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस लैग को मैनेज कर पाता है। मैनुअल नॉट सो मच। अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हो तो डेफिनेटली वो थोड़ा बेहतर होगा ओवरऑल सिटी की परफॉर्मेंस के हिसाब से। हाई एंड भी अगर आप बात करोगे तो पावर लगातार इस इंजन में रहती है। अभी आई एम पुशिंग इट and I'm doing about 3500 RPM. It still has the power. I'm still pushing it and it is about 4000 RPM and it still has the power left. तो जो रेड लाइन होती है लगभग 4500 RPM के आसपास, वहाँ तक आपके पास में लगातार पावर है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हाँ, ऑफकोर्स अगर आप 4000 आरपीएम के आसपास चलाने की कोशिश करेंगे तो इंजन नॉइज़ी होता ही होता है, तो वो एक चीज़ है। इंसुलेशन के मामले में डेफिनेटली थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि रोड नॉइज़ आपको, स्पेशली टायर नॉइज़ जो है वो आपको लगातार सुनाई देती रहती है। दैट इज़ वन एरिया दैट दीज गाइज नीड टू वर्क ऑन। थोड़ा सा बेटर मटीरियल आई थिंक कैन डू दिस जॉब फॉर देम। देयर आर नो चेंजेस टू द सस्पेंशन एज वेल, मतलब आई डोंट थिंक इसको ज़रूरत भी थी। बस एक चीज़ जो मैं इसके रेगुलर मॉडल में कंपेयर टू से द ट्रेल हॉक और जो इनका टॉप एंड वेरिएंट होगा जिसके अंदर वो स्टीप बम्पर आता है, मतलब अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल उसके थोड़े बेहतर हैं, ओवरऑल ज़्यादा केपेबल है, तो यहाँ पे वो थोड़ी लो लगती है। अगर आप ख़राब रास्तों पे चलाते हो तो यू गॉट टू बी स्लाइटली केयरफुल। मतलब ऑफ रोडिंग करने में केपेबल बहुत है ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा केपेबल है। इट इज़ जस्ट कि अप्रोच डिपार्चर एंगल अगर ट्रेल हॉक से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली देयर इज नो मैच। हाईवे पे जब आप जाते हो तो अच्छी स्टेबिलिटी ये आपको देने में मदद करता है फॉर श्योर। मतलब रेगुलर अंडुलेशंस जो आपको हाईवे पे मिलती है, शहर पे मिलती है, उनको तो ये नाश्ते में खा जाती है। मतलब इतनी बेहतरीन आपको इसका सस्पेंशन सेटअप लगने वाला है। एक चीज़ जो इन्होंने आई थिंक अच्छा फीडबैक लिया है, कस्टमर्स को सुना है, वो ये है कि क्लच इसका काफ़ी भारी लगता था पहले, अभी उतना भारी नहीं लग रहा है। इनफैक्ट ये सेम इंजन के साथ में अगर आप हेक्टर चलाओगे, हैरियर चलाओगे तो लेफ्ट लेग आपकी लगातार मशक्क़त करता रहता है। यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी लाइट हो गया है। हाउ हैव दे डन इट आई डोंट नो, बट इट फील्स वे बेटर। तो क्लच लाइट हो गया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसे कि मैंने कहा मिड रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी शानदार है, ऑफ रोड कैपेबिलिटी है। इट्स जस्ट द NVH लेवल्स दैट दीज गाइज नीड टू वर्क ऑन। यू कैन क्लियरली, आई थिंक आप खुद भी सुन पा रहे होंगे जो भी चीज़ें हैं। ब्रेकिंग की जहाँ तक बात है तो ब्रेकिंग में मुझे कोई शिकायत नहीं लगी है। प्रोग्रेसिव टाइप के ब्रेक्स हैं। अगर आपको वो सडन ब्रेक चाहिए कि एकदम से वो बाइट चाहिए, वो नहीं आता। प्रोग्रेशन में होते हैं ब्रेक्स, और अगर आप तेज़ पुश अप करेंगे तो ऑफकोर्स वो बाइट पॉइंट जो है वो थोड़ा सा हल्का सा वो थोड़ा सा बाद में आता है। अब एक चीज़ जो यूजुअली आपको एसयूवीज़ में मिलती है वो आपको ऑफकोर्स हाई सीटिंग पोजीशन मिलती है। यू सिट प्रीटी हाई,
ओवरऑल विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बट कंपास के साथ में ये आपको और ज़्यादा फील होता है से कंपेयर टू दी हैरियर, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो ए पिलर है उसका वो बहुत ज़्यादा इंट्रूड करता है और विजन को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करता है। यहाँ पे विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर है। ग्लास एरिया की बात कर लो, बड़े बड़े ग्लासेस हैं। विंडोज़ की बात करोगे तो वो भी काफ़ी बड़े हैं। ORV में जो है काफ़ी ब्रॉड एक आपको व्यू दिखाता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल वो है फ्यूल एफिशिएंसी। नो मैटर आप किस प्राइस सेगमेंट में जाते हैं, बट कितना देती है रिमेन्स द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर अस, और उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा रहा है वो लगभग दिखा रहा है कि 6 लीटर के आसपास ऐसे लगता है पर 100 किलोमीटर कवर करने में, विच मीन्स अबाउट 15-16 का एवरेज एक निकल के आएगा। तो अगर आप तमीज़ से इसे चलाएंगे तो मुझे लगता है कि इस 2 लीटर डीजल इंजन के साथ में आप 13-14 शहर में आराम से निकाल सकते हैं, और हाईवेज पे पॉसिबली आप 17-18 आराम से निकाल पाएंगे। So that's it, people, on the Jeep Compass facelift, the midlife update of, like I said, the most capable under 30 lakh rupees SUV that you can buy in India. Yes, मैं थार से कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो एक्सट्रीम ऑफ रोडर है। इसके साथ में आप कंफर्टेबल अपनी फैमिली के साथ में जा भी सकते हैं, और अगर आपको फन करना हो देन यू कैन डू दैट एज वेल। सो दिस इज बेसिकली अ डुअल पर्पस SUV। आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सिर्फ एक मलाल जो मुझे हमेशा से रहा है वो ये है कि एटलीस्ट इसका एंट्री लेवल जो पॉइंट है वो थोड़ा और एग्रेसिव होना चाहिए था। मतलब अगर ये लगभग 15 लाख के आसपास शुरू होती जैसे कि शुरुआत में थी, और इसका टॉप एंड वेरिएंट अराउंड 25 पे क्लोज हो जाता, देन इट वुड मेक मच मोर सेंस। बट देन कंपास के अपने बायर्स हैं, कंपास के अपने लवर्स हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।